Welcome to VS Classes YouTube चैनल। बेटा क्लास नंबर 4 क्लास नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने कवर किया है बेटा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। दीज आर पार्ट्स ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। वन बाय वन अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, आइए मेरे साथ, मैं सीए विकसित, अपन सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है? जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। बेटा जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं जॉब कॉस्टिंग के बारे में कि जॉब कॉस्टिंग, बेटा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? वो लोग जो कॉस्ट निकालने के लिए जो मेथड काम में लेते हैं, जो तरीका काम में लेते हैं, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से, अपनी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कुछ लोगों का बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चन होता है, कुछ लोग सर्विस इंडस्ट्री से होते हैं तो वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कुछ केवल एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बैचेज में काम करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट। कुछ लोग होते हैं जिनका प्रोडक्ट हमेशा ही डिफरेंट टाइप का होता है, तो उन्हें प्रोडक्ट के बारे में समझ के प्रोडक्ट कैसा बनाना है, क्या बनाना है, उसके हिसाब से फिर वो उसकी कॉस्ट निकालते हैं, तो उसको कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग कहाँ होता है? जब प्रोडक्ट डिफरेंट हो और कॉस्ट के लिए कैलकुलेट की जाए, पर जॉब के लिए कैलकुलेट की जाए। तो समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन फर्नीचर मेकिंग। बेटा फर्नीचर, बिल्कुल हर फर्नीचर अलग अलग तरीके का होता है। तो फर्नीचर का जब भी आप किसी से प्राइस पूछोगे तो सबसे पहले आपको कारपेंटर क्या पूछता है? काम बताइए, क्या क्या है, डिजाइन बताइए। रिपेयरिंग की शॉप वाला जब तक काम नहीं देखता तब तक आपको पैसा नहीं बताता। प्रिंटिंग प्रेस, कितना काम है, कितनी क्वांटिटी छपाओगे, क्या क्या काम है, डिजाइन कैसा है, उसके बाद ही प्राइस मिलता है। तो डेट ऑल आर जॉब कॉस्टिंग। सभी जगह क्या है? जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होता है कि काम देखने के बाद उस काम के हिसाब से उसकी रेट डिसाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। इन ए जॉब कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। कॉस्ट किसके लिए निकाली जाती है? क्या कॉस्ट मंथली निकाली जाती है? नहीं। क्या डिपार्टमेंट वाइज प्रोसेस होता है? नहीं। स्पेसिफिक जॉब के लिए जो काम आया है उस काम की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो आंसर हो गया बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 3। द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर प्रोडक्ट डिफर्स इन टाइम ऑफ मटेरियल और वर्क परफॉर्म। तो जब प्रोडक्ट क्या हो? प्रोडक्ट डिफर हो, जैसा मटेरियल और काम हमें लेना है। तो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज कौन सा ऑप्शन हमें काम में लेना चाहिए? तो बोले जॉब कॉस्टिंग ऑप्शन हम काम में लेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ काम आता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आता है सर्विस सेक्टर में। ये काम आता है प्रोसेस रिलेटेड, मतलब एक वर्क की बहुत सारे प्रोसेस हो। ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज बी, जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट है और डिफरेंट प्रोसेस हमें काम में लेना है। फिर ये बोलता है कॉस्ट प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ। कौन सा ऐसा काम है जिसमें कॉस्ट प्राइस फिक्स नहीं होता? एस्केलेशन। एस्केलेशन में बेटा हम एक प्राइस फिक्स करते हैं, उस प्राइस से अगर आपका प्राइस एक्सीड होता है
तो वो प्राइस हमें बियर करना पड़ता है, तो वहां पे भी प्राइस फिक्स होता है। डी एस्केलेशन, अगर प्राइस रिड्यूस होता है, अगर प्राइस लोअर होता है फिक्स प्राइस से, ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही क्यों है? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्टर कहता है साहब मैं अभी प्राइस कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कि साहब आप मेरी जितनी भी कॉस्ट आए उसमें एक फिक्स परसेंटेज जोड़ के मुझे प्रॉफिट का दे दीजिएगा। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट। किसमें सारे लगभग खर्चे डायरेक्ट होते हैं? जॉब कॉस्टिंग नहीं बेटा, जॉब कॉस्टिंग में तो हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं। बैच कॉस्टिंग में भी नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लगभग खर्चे डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट के, जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में उसी कॉन्ट्रैक्ट के खर्चों को इंक्लूड किया जाता है। जनरली, हमेशा नहीं, कुछ खर्चे जनरल खर्चे वहां भी चार्ज किए जाते हैं, बट जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सारे उसी कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे होते हैं। तो डेट आर आंसर इज फिफ्थ का आंसर हो जाएगा बेटा सी। थोड़ा सा याद रखने वाला आंसर है, फिर भी हमें याद रखना पड़ेगा। आगे बोलता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली इंटर्ड इनटू दोज केसेस वेयर, जहां पे कॉस्ट इजिली एस्टिमेट की जा सकती हो वहां तो कॉस्ट करने की जरूरत ही क्या थी बेटा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको अगर कॉस्ट आज ही पता है तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो और प्राइस डिसाइड कर लो। जहां पे कॉस्ट सर्टिफाइड भी हो, जहां पे वर्क अनसर्टिफाइड भी हो, वहां पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लगेगा कि टोटल कॉस्ट जितनी आएगी उसमें एक प्रॉफिट जोड़ के हमारा प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉस्ट सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क। तो इस केसेस में कॉस्ट का कौन सी होती है? कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क। क्वेश्चन नंबर 7। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस सर्विस डिफरेंट बिजनेस फर्म फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। अभी अभी मैंने कहा था कि अलग अलग फर्म अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हर फर्म अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलो करती है। ठीक है साहब, तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8। इन केस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और जॉब अंडरटेकन आर ऑफ डाइवर्स नेचर, जब हम किसी, इस केस में हम कहते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है डाइवर्स नेचर का और जॉब है वो अलग अलग। डाइवर्स का मतलब अभी अभी मैंने बताया था अलग अलग हो, तो उस सिचुएशन में कॉस्टिंग का कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है? उस सिचुएशन में जॉब कॉस्टिंग का मेथड सबसे बढ़िया। बेटा देखो जॉब कॉस्टिंग पे कितने क्वेश्चंस हैं। फिर ये बोल रहा है कि जॉब कॉस्टिंग इज ए सुटेबल वेयर सिमिलर प्रोडक्ट आर मास स्केल। नहीं बेटा, सिमिलर प्रोडक्ट में तो जॉब कॉस्टिंग सुटेबल नहीं है। फिर किस में होता है? फिर ये बोलता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट। नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रिपीटेटिव मतलब, कहने का मतलब क्या है बेटा? जब प्रोडक्ट कोई डिसाइडेड, जैसे हम एक कहते हैं कि साहब एक अलमीरा बनानी है, तो एक अलमीरा में 4 रूम होंगे, 6x4 का साइज होगा, 4 बॉक्स बना दिए, 6x4 का साइज मान लिया अपन ने, फिक्स्ड है। जैसे बेड बनाते हैं 6x6, लेकिन स्पेसिफिक डिजाइन का बनाएं, रिपीटेटिव ना हो, तो भैया फिर तो डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया। फिर तो क्या हो गया? डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया। तो इसका मतलब जॉब कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है? जॉब कॉस्टिंग बी ऑप्शन, जब प्रोडक्ट आपका नॉन स्टैंडर्ड हो और नॉन रिपीटेटिव हो। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बैच कॉस्टिंग इज ए टाइप ऑफ। बैच कॉस्टिंग किसका एक टाइप है बेटा? बैच कॉस्टिंग अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का ही एक टाइप है, बैच कॉस्टिंग। लेकिन इसमें कॉस्ट किसके लिए निकाली जाती है? इसमें कॉस्ट एक बैच के लिए निकाली जाती है, जॉब के लिए। देखो जॉब में क्या होता था? जॉब में होता था कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है। अब इसमें प्रोडक्ट तो होता है सेम, लेकिन जो कॉस्ट, जैसे आप एक जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही आप एक बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। जो भी काम जॉब कॉस्टिंग में कर रहे थे वो अब काम उस जॉब के लिए नहीं किए जाएंगे, एक पर्टिकुलर बैच के लिए किए जाएंगे। तो बैच कॉस्टिंग भी जॉब कॉस्टिंग का ही एक टाइप। नेक्स्ट, बैच कॉस्टिंग इज, देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया, अगला क्वेश्चन वही आ गया। बैच कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर जॉब कॉस्टिंग एक्सेप्ट द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में? डिफरेंस इसने क्या बोला साहब? प्रोसेस बिकम ए कॉस्ट, नहीं। जॉब बिकम ए कॉस्ट, नहीं। बैच बिकम द कॉस्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ जॉब। तो जो आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो वो एक जॉब के लिए नहीं कैलकुलेट करते, वो एक बैच के लिए कैलकुलेट करते हो। तो जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो एक जॉब के लिए ना करके एक पूरे बैच के लिए कैलकुलेट करते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो वही वाली बात जो मैंने ऊपर समझाई थी वो बात हमारा अगला क्वेश्चन में हमें समझा रहा है। तो 11 का आंसर भी सी। क्वेश्चन नंबर 12, इकोनॉमिक बैच साइज। जैसे बेटा EOQ होता था, EOQ क्या बोलता था? 2AS/C। वैसे ही EBQ होता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, सॉरी 2AO/C। EOQ बोलता था 2AO/C और ये बोलता है 2AS/C। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब यहां भी क्या होता है? मिनिमम एनुअल डिमांड। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब हो गया, एस का मतलब सेटअप कॉस्ट, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। तो बेटा यहां पे कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट मिनिमम होती है। तो साहब देख लो, कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, बिल्कुल। सेटअप कॉस्ट इज मिनिमम, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा बेटा 12 का आंसर डी, बोथ ए एंड बी आर मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 13, जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू डेट अंडर बैच कॉस्टिंग एक्सेप्ट द डिफरेंस। सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोलता है? देखो अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर अलग है। बैच बिकम द कॉस्ट यूनिट इंस्टेड ऑफ जॉब। बैच बिकम द कॉस्ट यूनिट, जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर। देखो क्वेश्चन चेंज है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार बैच कॉस्टिंग था, ऐसे ही एग्जाम गलत करा देती है। बैच कॉस्टिंग सिमिलर टू, यहां बोला है जॉब कॉस्टिंग सिमिलर टू अंडर बैच कॉस्टिंग एक्सेप्ट विद द डिफरेंस। यहां पे बेटा बैच यूनिट नहीं बनेगा, यहां जॉब बिकम द कॉस्ट यूनिट, यहां जॉब बन जाएगा कॉस्ट यूनिट। आंसर हो जाएगा बी। देखो कितना केयरफुली आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, देखो अभी हमने पढ़ा और दोनों क्वेश्चन साथ दिख रहे थे, तब तो हमें डिफरेंस समझ में आ गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको वही बुक वाला क्वेश्चन याद रहेगा। तो रटा रटाया आंसर नहीं चिपकाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14,
Which of the following document are used in job costing to record the issue of direct material to a job? परचेज ऑर्डर नहीं साहब, परचेज ऑर्डर कोई परचेज रिक्विजिशन, खरीद तो पहले ही लिया। गुड्स रिसीव्ड, मेटेरियल रिक्विजिशन, जब भी किसी जॉब के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो हम मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं MRN, इश्यू करते हैं। तो आंसर इज 14 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बैच कॉस्टिंग इज ए वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। और देखते हैं क्या पता इससे भी बेटर कोई मिल जाए। जॉब कॉस्ट शीट में बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑफ जॉब, बिल्कुल सही बात है। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द मार्जिनल कॉस्ट, ये गलत है, मार्जिनल कॉस्ट की तो जरूरत होती है। इन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर रन से रिस्क ऑफ इनकरिंग लॉस, नहीं, ये भी गलत है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में काहे की रिस्क है? आपकी जितनी कॉस्ट आएगी उसमें जोड़ के आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का ही एक दूसरा तरीका है? नहीं बेटा, तरीका नहीं है, जॉब कॉस्टिंग की तरह ही होता है, उसका तरीका नहीं होता। तो आंसर इज बी, जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाती है जॉब का प्रॉफिट निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए जॉब कॉस्टिंग कैन बी सुटेबली, ए जॉब कॉस्टिंग can be suitably used for the concern any specific product uniform type, uniform मतलब same, नहीं बेटा गलत है। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन कंपनी अप्लाइंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगती है उसमें जॉब कॉस्टिंग नहीं लग सकती, भाई क्यों नहीं लग सकती? गलत है। जॉब कॉस्ट शीट में बी प्रिपेयर्ड टू फैसिलिटेट रूटीन एंड शेड्यूलिंग, रूटीन एंड शेड्यूलिंग द जॉब, नहीं। तो फिर ये कह रहा है कि नाइदर ए सही है, नोर बी सही है, ना सी सही है, तीनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आंसर इज डी। जॉब कॉस्टिंग भाई जॉब का प्रॉफिट निकालने के लिए बनाई जाती है, शेड्यूल करने के लिए थोड़ी ना बनाई जाती है। इक्विवेलेंट कॉस्ट, बेटा आपको बोला जाए कि आपने 1000 यूनिट बनाई है और वो 60% कंप्लीट है, मतलब वो कितनी कंप्लीटेड यूनिट के बराबर है? इक्वल टू 600 कंप्लीटेड यूनिट्स। तो इक्वलेंट यूनिट कितनी है? इक्वलेंट यूनिट के बराबर है 600 के बराबर। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18, इन ए प्रोसेस 8000 यूनिट्स इनपुट किया गया, इनपुट कितना किया गया? इनपुट किया गया 8000 यूनिट, 5% नॉर्मल लॉस, तो हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 5%, 5% मतलब 400, तो कितनी यूनिट बच गई? 7600। अब ये कह रहा है कि 6600 यूनिट तो 100% कंप्लीट हो गई, तो वो 6600 यूनिट के इक्वलेंट है, प्लस 1000 यूनिट जो बची वो 60% कंप्लीट हुई है, तो वो 600 के बराबर है। तो टोटल इक्वलेंट प्रोडक्शन कितना है? 7200 यूनिट्स कंप्लीटेड के बराबर है। तो आंसर इज 18 का आंसर हो जाएगा बेटा डी, 7200। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइप ऑफ प्रोसेस लॉस that should not be allowed to affect the cost of good unit। बेटा मैं कहता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं मार्केट से 100 ग्लास खरीद के लाया, कांच के ग्लास खरीद के लाया, तो उस दुकान वाले ने एक गिलास का मेरे से 10 रुपए लिया
और मेरे से 1000 रुपए लिए, लेकिन उसने मुझे कहा कि आप घर पहुंचोगे तब तक कितना ही ध्यान से लेके जाओ भैया, 20 ग्लास तो टूटेंगे ही टूटेंगे। तो मैं क्या सोचूंगा कि साहब 1000 रुपए लगे हैं कितने ग्लास के, 80 ग्लास के, मतलब मेरे एक ग्लास कितने रुपए का पड़ेगा, 12.5। क्योंकि ये लॉस मुझे पहले से पता था तो मेरी 1 यूनिट की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, अब मान लो जब मैं उससे वो बॉक्स लेके आया गलती से मुझसे छूट के गिर गया, तो ग्लास बचे मेरे पास केवल कितने, 40 ग्लास। ठीक है सर, तो एक बात बताओ कि अब मैं कहूंगा 1000 रुपए में 80 ग्लास आते थे, तो 500 रुपए के तो ग्लास आ गए और 500 का लॉस हो गया। इसका मतलब जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो लॉस गुड यूनिट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है, नॉर्मल लॉस या स्टैंडर्ड लॉस को ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नॉट टू बी अलाउड, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता, ये नॉर्मल रीजन से नहीं होता। एबनॉर्मल लॉस को कहाँ चार्ज किया जाता है, P&L अकाउंट से चार्ज किया जाता है। तो 19 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, 400 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस इन ए प्रोसेस, जिसमें से 40 यूनिट्स। अब मैं वापस से कहता हूं कि सोच के देखिए, इनपुट कितना है, इनपुट है 400 यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस 40, तो आउटपुट कितना आना चाहिए था, 300, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना आया, 300। तो 60 का लॉस कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इज 60। तो 20 का आंसर हो गया बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्या बोलता है, 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्पॉइलेज that occurs inefficient under inefficient operating condition is generally controllable। तो बोले कंट्रोलेबल था फिर भी लॉस हो गया, मतलब जिस लॉस को मैं कंट्रोल कर सकता था, मैं बचा सकता था, लेकिन नहीं बता पाया, तो वो कौन सा लॉस होता है बेटा, एबनॉर्मल लॉस। जो लॉस हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो बात हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो तो नॉर्मल बात है, उसका कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन जिसका सॉल्यूशन किया जा सकता था लेकिन आपने उसका सॉल्यूशन नहीं किया, तो वो लॉस कौन सा लॉस कहलाता है, एबनॉर्मल स्पॉइलेज। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एबनॉर्मल गेन इन ए प्रोसेस अकर्स। एबनॉर्मल गेन कब होता है, जब नॉर्मल लॉस इज इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस। नहीं बेटा, फिर तो दिक्कत ही कहाँ है, ये भी नहीं होगा। व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन द प्लान्ड आउटपुट। मैं सोच रहा था 100 यूनिट बनाऊंगा, मैंने 120 यूनिट बना ली, तो इससे एबनॉर्मल गेन हो गया क्या, नहीं। व्हेन एक्चुअल लॉस इज मोर देन द एक्सपेक्टेड, एक्चुअल लॉस ज्यादा है तो एबनॉर्मल लॉस होगा। व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन, when actual loss is less than expected loss। बिल्कुल बेटा, मैं सोच रहा था 10 यूनिट टूटेगी टूटेगी, जैसे उसने मुझे कहा था कि आप 100 ग्लास लेके जाओगे तो 20 का लॉस तो होगा ही होगा, आपके घर पे 80 ही पहुंचेंगे, और गलती से मेरे घर पे 90 पहुंच गए, रास्ते में केवल 10 ही टूटे। तो पापा को क्या कहेंगे, 10 का तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, हमें तो गेन हो गया, होना ही नहीं चाहिए था। तो आंसर इज डी, व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बराबर होती है, नहीं। टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, नहीं।
टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड। तो ये कहता है बेटा कि जितनी हमारी टोटल कॉस्ट है उस टोटल कॉस्ट में से एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू को माइनस कर दीजिए, और जितना गुड्स हमने, जैसे हम कहते हैं कि यहां ये मेरा प्रोसेस अकाउंट है, इस अकाउंट में यहां मेरी टोटल कॉस्ट आ गई, इसमें से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूंगा, प्रोसेस 2 में अगली प्रोसेस ट्रांसफर कर दूंगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, ए प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय एबनॉर्मल गेन, द वैल्यू इज डिटरमाइंड एज। ए प्रोसेस इज डेबिटेड बाय एबनॉर्मल गेन, द वैल्यू इज डेबिटेड बाय सेम चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन द वैल्यू डिटरमाइंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स लेस क्लोजिंग स्टॉक, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स लेस रियलाइजेबल वैल्यू। एक एबनॉर्मल गेन वाली यूनिट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जितनी एक गुड यूनिट की वैल्यू होती है। तो एक गुड यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुड यूनिट उसमें से लॉस कम करने के बाद, नॉर्मल लॉस लेस करने के बाद। एक्चुअल लेस करेंगे तो उसमें तो दोनों लेस हो जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस भी लेस हो जाएगा। तो हम क्या लेस करते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो 24 का आंसर होगा सी, क्योंकि हम हमेशा यहां लेस कौन सी वैल्यू करते हैं, नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन नंबर 25। इन सुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 25, सुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बेटा सुगर में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो सुगर बनता है, एक जैगरी बनता है। जैगरी मतलब गुड़, सुगर मतलब चीनी। इन दोनों की प्रोसेस को बनाने में एक प्रोडक्ट और बनता है जिसे बोलते हैं मोलासेस। वो बेटा अपने आप बन जाता है, तो वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। आंसर इज 25 में सी है, बाय प्रोडक्ट। क्वेश्चन, जो प्रोडक्ट अपने आप बनता है वो बाय प्रोडक्ट, जो आप बनाना चाहते हो वो जॉइंट प्रोडक्ट। फिर ये बोलता है मेथड ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ इज नॉन एज। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आप जॉइंट कॉस्ट की कॉस्ट को कैसे बांटेंगे, अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बांटना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। तो बेटा आउटपुट का मतलब क्या है, आउटपुट का मतलब यूनिट्स के बेसिस पे, तो फिजिकल यूनिट मेथड। इसने कहा कि हम बांटना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट का मतलब हो जाएगा फिजिकल यूनिट। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 27, द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। तो ये कहते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालना नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल, डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस निकालना। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर एनआरवी मेथड ऑफ अपॉर्चनिंग जॉइंट कॉस्ट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का क्या किया जाता है। तो बेटा जब भी एनआरवी आती ही कैसे है, एनआरवी आती है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, तो डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग वैल्यू। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो बेटा मस्टर्ड सीड और मस्टर्ड ऑयल। तो बेटा मस्टर्ड सीड, फिर उस सीड बीज से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है,
ये तो प्रोसेस का एग्जाम्पल है। डीजल और पेट्रोल तो बेटा ये जॉइंट प्रोडक्ट है, कच्चे तेल से डीजल भी बनाया जाता है और पेट्रोल भी बनाया जाता है। एडाइबल ऑयल और ऑयल केक्स बेटा ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है बाय प्रोडक्ट का। कैसे, जब जो कंपनियां एडाइबल मतलब खाने का ऑयल बनाती है उनके पास जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज से क्या बना ली जाती है, ऑयल केक्स बन जाती है। जो वेस्टेज बचता है डेट इज ऑयल केक। तो आंसर इज सी। कर्ड और बटर भी क्या है, कर्ड और बटर भी जॉइंट प्रोडक्ट है और कुछ हिस्सा इसमें प्रोसेस का भी होता है। ठीक है, तो आंसर इज 29 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following method can be used when joint products are unequal quantity? जब joint product की quantity unequal हो तो, और कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब है खुद के काम में लेना। फैक्ट्री में जब आप अपनी खुद की फैक्ट्री में काम में लेते हो तो फिजिकल मेथड नहीं काम आएगा क्योंकि क्वांटिटी अनइक्वल है। एनआरवी जब बेच ही नहीं रहे हो, जब सेलिंग प्राइस ही नहीं है तो एनआरवी कहां से आएगा, मार्केट वैल्यू भी नहीं है। तो ये कहता है अपनी टेक्निकल असेसमेंट और मार्केट वैल्यू उसके सिमिलर प्रोडक्ट की, उसको देख के आप अपनी मार्केट वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, कॉस्ट ऑफ सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज असर्टेन्ड बाय। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या बनाई जाती है, कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट शीट बनाई जाती है बेटा, जॉब कॉस्ट शीट नहीं, कॉस्ट शीट बनाई जाती है। आंसर इज ए। 32, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लीकेबल। हॉस्पिटल बेटा ये भी एक सर्विस सेक्टर है। सिनेमा ये भी सर्विस है। ट्रांसपोर्ट ये भी सर्विस है। तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 33, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। केवल कॉस्ट यूनिट पूछता तो मैं कहता पर पेशेंट, इसने कहा कंपोजिट मतलब पर पेशेंट पर डे, पर पेशेंट पर डे। 32 का आंसर हो जाएगा सी। 34, बेटा पावर कंपनियां, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों की कॉस्ट यूनिट क्या होती है। हाँ, आपसे सबसे जब आपका बिल आता है तो उस पर लिखा होता है कितने किलोवाट का कनेक्शन है, तो किलोवाट आवर्स। आंसर इज सी। टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। बेटा क्या बस में टन की किलोमीटर की बात होगी, नहीं, पैसे बस के लिए बात होती है पैसेंजर किलोमीटर की। ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट में बात होगी टन किलोमीटर। नेचुरल गैस के लिए बात किस में होती है, बैरल में, तेल नेचुरल गैस। पावर सेक्टर में किस में होती है, किलोवाट आवर। तो आंसर इज बी। तो ये था बेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है अभी तक का, तो बड़ा ध्यान से इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे, मेरा नंबर आप सभी के पास है, इस नंबर पर मैसेज करके अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। और आपको बढ़िया लगा हो तो वही बात, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीएस क्लासेस सीएमए on YouTube. थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद बेटा।